वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हम सेक्शन 915 के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, 915 क्या है? इनकम डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया इफ द इंटरेस्ट इज पेएबल बाय द फॉलोइंग पर्सन। ठीक है, टू अ रिसीवर। अब रिसीवर कौन हो सकता है? रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से लोग थे? एक तो सबसे पहली तो गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट। अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी को भी इंटरेस्ट पे करती है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को किसी ने लोन दिया, अब चाहे रेजिडेंट ने दिया हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने दिया हो, ठीक है, अगर इंडियन गवर्नमेंट रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है तो उसको डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया माना जाएगा, उस इंटरेस्ट की जो इंटरेस्ट रिसीव करेगा रिसीवर के लिए। ठीक है, तो अच्छा पर्पस कुछ भी हो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने किसी भी पर्पस के लिए लोन लिया हो, ठीक है, तो उस इनकम को जो रिसिपिएंट के हाथ में यानी पेई के हाथ में, ठीक है ना, रिसीवर के हाथ में, पेई कह लो रिसीवर कह लो, ठीक है, उस पेई के हाथ में जो इंटरेस्ट के रूप में इनकम रिसीव होगी वो डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया मानी जाएगी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है, अब चाहे उसने रेजिडेंट से लिया हो या नॉन रेजिडेंट से लिया हो, ठीक है, लोन, पर अगर उस लोन का यूटिलाइज वो इंडिया में किसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए कर देता है तो जो इंटरेस्ट वो पे कर रहा है उसे डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया माना जाएगा। किसके लिए? जो रिसीव करेगा उस इंटरेस्ट को। ठीक है, तो उसकी इनकम डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया मानी जाएगी, जो रिसीवर होगा, जो इस इंटरेस्ट को रिसीव करेगा। ठीक है, ऐसे थर्ड पॉइंट था हमारा कि भाई एक रेजिडेंट अगर पे कर रहा है इंटरेस्ट, ठीक है, अब रेजिडेंट जो पे करेगा अगर इंटरेस्ट, तो वो तो अक्रूराइज किसी को करेगा तो अक्रूराइज इंडिया नॉर्मली हो ही जाएगा, पर एक्सेप्ट दो एक्सेप्शंस थी जिसमें वो अक्रूराइज इंडिया में माना नहीं जाएगा, जो रिसीव करेगा उस इंटरेस्ट को। ठीक है ना, जिसको वो इंटरेस्ट पेमेंट करेगा वो अक्रूराइज इंडिया में नहीं माना जाएगा। वो क्या थी कि भाई अगर मान लीजिए जो रेसिडेंट है उसने लोन लिया, ठीक है, अब वो जो लोन उसने यूटिलाइज कर दिया आउटसाइड इंडिया, जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि प्रॉपर्टी उसने यूके में खरीद ली, उससे उससे प्रॉपर्टी उसने यूके में खरीद ली, यानी कि उसने इन्वेस्टमेंट यूके में कर दी उस लोन की। ठीक है, तो उस लोन को की जो रीपे उस लोन का जो इंटरेस्ट पे करेगा वो डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा, जो वो इंटरेस्ट रिसीव करा उसके लिए, रिसीवर के लिए। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पॉइंट था इसका कि भाई एक तो था ये सेकंड वाला पॉइंट था। खैर, फर्स्ट पॉइंट था अगर बिजनेस प्रोफेशन के लिए अगर यूज करता है आउटसाइड इंडिया रेसिडेंट, और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर किसी और अदर इनकम को कमाने के लिए करता है, यानी कि मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की थी उसने इन्वेस्टमेंट की थी ना, घर उसने एक प्रॉपर्टी खरीद ली थी यूके में प्रॉपर्टी खरीद ली, वहां से वो रेंटल इनकम कमा रहा है, तो ये अदर देन बिजनेस प्रोफेशन हो गया। ठीक है, तो इस केस में भी इंटरेस्ट की जो पेमेंट कर रहा है, जो रिसीव करेगा इसे, उसको उसके लिए अक्रूराइज इंडिया नहीं माना जाएगा। और अगर बिजनेस प्रोफेशन भी आउटसाइड इंडिया कर रहा है अगर वो, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है वो जिस भी पेई को, उसके लिए भी वो इनकम अक्रूराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने नॉर्मली इसका मोटा मोटा जो अगर हम निकाले निचोड़ तो यही होता है कि भाई कोई भी पेमेंट अगर की जा रही है, ठीक है ना, और उसका अगर
लोन का जो है, अगर लोन इंटरेस्ट की पेमेंट की जा रही है किसी भी, ठीक है, इसका नॉर्मल अगर हम एक निचोड़ निकालें हर एक केस का, कि चाहे गवर्नमेंट करे, चाहे रेजिडेंट करे, चाहे नॉन रेजिडेंट कर रहा हो, अगर लोन लिया गया और लोन की जो पेमेंट है, लोन के इंटरेस्ट की जो पेमेंट की जा रही है किसी भी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को, और वो जो लोन लिया गया वो अगर लोन यूटिलाइज इंडिया में हो जा रहा है, ठीक है ना, तो वो उस इनकम को उस वो जो अब इंटरेस्ट पे किया गया उसे इनकम माना जाएगा रिसिपिएंट के हाथ में, डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया, क्योंकि वो लोन जो है यूटिलाइज इंडिया में हो गया। अब क्योंकि इनडायरेक्ट है इसलिए इसको डीमिंग प्रोविजन में डालना पड़ा, है ना। अब लोन देने वाले को क्या मतलब कि आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, पर गवर्नमेंट ने कहा कि अगर इंडिया में वो चीज़, इंडिया में लोन यूज़ हो रहा है, तो उन्होंने डीम कर दिया कि भाई ये अक्रूराइज इन इंडिया माना जाएगा। आपको जो इंटरेस्ट इनकम रिसीव कर रहे हो आप, क्योंकि ये जनरेट इंडिया के, क्योंकि इंडिया में लोन यूज़ हो रहा है और इसी वजह से ये इनकम जनरेट, आप सिंपल सी बात हो, ये लोन इंडिया में यूज़ हो रहा है और इनकम, आप जो इंटरेस्ट इनकम पा रहे हो वो इसलिए पा रहे हो कि वो लोन इंडिया में यूज़ हो रहा है। कारण क्या है आपकी इंटरेस्ट इनकम पाने का, उस लोन का इंडिया में यूटिलाइज हो जाना, इसलिए इनकम जो है वो अक्रूराइज इन इंडिया मानी जाएगी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे हम, तो हम सेक्शन 915 के बाद 916 और 7 भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी जैसे वो रॉयल्टी का है 916, और 7वां है आपका फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का, तो उसके अंदर भी यही लॉजिक काम आएगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि यूटिलाइजेशन कहाँ पे है लोन का, लोन का यूटिलाइजेशन अगर इंडिया में हो रहा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर इनकम अक्रूराइज इन इंडिया मानी जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए इसका एक और वो आया था आपका, एक क्लैरिफिकेशन भी आया था, मान लीजिए कि किसी नॉन रेजिडेंट है, वो बैंकिंग बिजनेस में है, उसकी एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है और एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मान लीजिए यूएस में है और हेड ऑफिस भी यूएस में है। अब मान लीजिए उसने अपने, चाहे उसकी यूएस वाली परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ने, ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में अगर परमानेंट, चाहे अगर लोन, चाहे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को दे या उसकी यूएस की हेड ऑफिस ने लोन दिया हो इंडिया की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है, तो दोनों केस में अगर वो इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा, चाहे यूएस की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को करे या यूएस में अपना हेड ऑफिस को करे, तो वो जो इंटरेस्ट जो वो पेमेंट कर रहा है उसे डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया माना जाएगा दोनों रिसिपिएंट्स के लिए, चाहे वो यूएस का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो या फिर यूएस का हेड ऑफिस हो उसका, ठीक है। तो ये स्पेशल क्लैरिफिकेशन भी हो गई हमारी।